सुप्रभात छात्रों। आज हम अपना जो उदारवाद वाला जो टॉपिक है उसका अगला जो पार्ट है, पार्ट सेकंड, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने उदारवाद का अर्थ के बारे में जाना तथा उदारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और उदारवाद की जो प्रकृति है वो कैसी थी और उसके जो विकास के जो प्रमुख चरण थे वो क्या थे, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उदारवाद के जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला जो बिंदु है इसमें उदारवाद के परंपरागत उदारवाद, उनके बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले है उदारवाद के प्रकार। उदारवाद को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उदारवाद को मुख्यतः कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। अर्थात एक है परंपरागत उदारवाद और दूसरा है आधुनिक उदारवाद। यह माना जाता है कि जो परंपरागत उदारवाद है उसका जो काल है वो लगभग 7वीं और 18वीं शताब्दी माना जाता है, जबकि आधुनिक जो उदारवाद है उसका काल 19वीं शताब्दी से लेकर और वर्तमान काल तक के जो समय है उसको आधुनिक उदारवाद के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 7वीं और 18वीं शताब्दी में परंपरागत उदारवाद का जन्म हुआ और 19वीं और वर्तमान जो आधुनिक काल में जो चल रहा है उसको हम कहेंगे आधुनिक उदारवाद। तो हम इस वीडियो के माध्यम से पहले परंपरागत उदारवाद का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद है क्या? क्योंकि आपको पता है कि हमने 11वीं क्लास में पहले भी पढ़ लिया है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। हमने कुछ सामाजिक समझौतावादी जो विचार थे उनको भी हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था और उसमें भी हमने देखा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये कहा जाता है कि जो पहले राज्य की उत्पत्ति थी वो किस प्रकार से हुई और जब राज्य बना उससे पहले लोगों के जो अधिकार थे वो कैसे थे। तो उन सब का हम अध्ययन आज इस परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत करेंगे। तो हम देखते हैं परंपरागत उदारवाद, इसे शास्त्रीय, इसे क्या कहा जाता है? इसे शास्त्रीय उदारवाद या इसको हम चिरसम्मत उदारवाद या फिर इसको नकारात्मक उदारवाद या उदार उदारवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी या फिर हमारे जो पिछले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी ये पूछ लिया गया था कि शास्त्रीय उदारवाद क्या है। तो शास्त्रीय उदारवाद किसे कहा जाता है? परंपरागत उदारवाद का ही दूसरा नाम है। तो इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? परंपरागत उदारवाद को शास्त्रीय उदारवाद, चिरसम्मत उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद और उदार उदारवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए, उदारवाद को एक विचारधारा के रूप में सर्वप्रथम जॉन लॉक ने प्रस्तुत किया था। जॉन लॉक कौन थे? ये ब्रिटेन के थे और लगभग 1625 के अंतर्गत इनका जन्म माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य 7वीं शताब्दी के प्रमुख विचारक हुए हैं ये, जिन्होंने उदारवाद के बारे में अध्ययन किया। अतः इन्हें परंपरागत उदारवाद या जिसको हम कह सकते हैं नकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है, इन्हें जॉन लॉक। ठीक है, इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। परंपरागत उदारवाद व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी परंपरागत उदारवाद है वो क्या है? व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित राज्य और मुक्त व्यापार का समर्थन कर और पूंजीवाद का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? ये पूंजीवाद का समर्थन करता है। अर्थात जो परंपरागत उदारवाद, जो नकारात्मक उदारवाद है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पर बल देता है। अर्थात ये राज्य को सीमित, राज्य को कम से कम शासन, यानी ये कहता है कि राज्य कम से कम शासन करे। अर्थात अधिक से अधिक शासन जो किया जाए या अधिक से अधिक जो स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाए वो अधिकांशतः किसको दी जाए? इसी व्यक्ति को दी जाए। अर्थात अधिक से अधिक स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाए और राज्य का जो कार्य है वो कैसा होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। अर्थात
परंपरागत उदारवाद ये मानता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले और राज्य क्या करे, कम से कम शासन करे, अतः सीमित राज्य की बात करता है ये, और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, और इसका मुक्त व्यापार का अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था पर ये क्या करता है, इसे बल देता है। ठीक है, यानी अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुछ अधिकार होंगे तो व्यक्ति अपना क्या करेगा, अपना निजी भाव, जो भी प्रॉपर्टी होगी या जो भी वस्तु होगी उस वस्तु का यानी स्वयं उसका मूल्य रख सकता है। तो ये जो अधिकार थे वो अधिकार कब दिए गए, परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत, जबकि आधुनिक उदारवाद है वो उसकी क्या करता है, आलोचना करता है और इन सब का ये समर्थन करता है, मुक्त व्यापार का समर्थन करता है और इसके साथ साथ में पूंजीवाद को का भी क्या करता है, समर्थन करता है, जबकि आधुनिक उदारवाद है वो पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता। ठीक है, तथा राज्य को एक आवश्यक बुराई समझता है। परंपरागत उदारवाद है वो क्या मानता है, राज्य को एक आवश्यक बुराई, क्योंकि राज्य को सीमित कार्य करने चाहिए और व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है तो राज्य के कार्य क्या हो जाएंगे, सीमित, इसलिए ये राज्य को क्या मानता है, एक आवश्यक बुराई मानता है। और परंपरागत उदारवाद जिसके कारण इसका स्वरूप नकारात्मक हो गया, इसका स्वरूप यानी राज्य का जो स्वरूप, क्योंकि राज्य के पास ऐसे अधिकार नहीं है, राज्य को कैसे कार्य करने चाहिए, सीमित कार्य करने चाहिए, ये बात कौन कहता है, परंपरागत उदारवाद कहता है, इसलिए इसका स्वरूप भी कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया। इसीलिए परंपरागत उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा का जो काल है, अभी मैंने बताया कि इसी जो विचारधारा है परंपरागत उदारवाद की, उसका जो प्रमुख काल है वो कब माना गया, 17वीं से 18वीं सदी तक रहा, जबकि आधुनिक जो उदारवाद है उसका जो काल है वो 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक माना जाता है। और इसके जो प्रमुख जो समर्थक हैं, इसके शास्त्रीय चिरसम्मत या नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद है, इसके जो प्रमुख जो समर्थक हैं आपको पता है, जो लोग को इसको जनक कहा जाता है, इसके साथ साथ में होब्स है, क्योंकि होब्स भी ये कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो किसके रूप में हुई है, एक सामाजिक समझौते के आधार पर हुई है, तो वो भी इस प्रकार से मानते हैं। इसलिए राज्य को भी सीमित कार्य करनी चाहिए, ये बात किसके द्वारा कही गई थी, लोग के द्वारा, क्योंकि लोग ये कहता है कि व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जो प्रदान किए गए उनकी रक्षा करने के लिए ही क्या किसका निर्माण किया जा सकता है, राज्य का निर्माण किया जा सकता है। और व्यक्ति के जो प्रमुख प्राकृतिक अधिकार है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई था कि व्यक्ति के 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार होता है जो लोग ने, और वो कौन कौन से हैं, LLP जाने तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइफ का मतलब जीवन का, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का, और प्रॉपर्टी का मतलब है कि संपत्ति का। ठीक है, तो ये जो अधिकार हैं वो किसके द्वारा दिए गए, जॉन लॉक के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं परंपरागत उदारवाद के जो प्रमुख समर्थक हैं वो है जॉन लॉक है, होब्स है, डेविड ह्यूम है, एडम स्मिथ है, हर्बर्ट स्पेंसर है, पेन है, और अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा और फ्रेंच की क्रांति आदि सभी इसके क्या रहे, समर्थक रहे, इसके परंपरागत उदारवाद के। तो यह है आपके परंपरागत उदारवाद की। परंपरागत उदारवाद को विशेष रूप से किस पर बल देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है ये, तथा सीमित राज्य की बात करता था, राज्य को कम से कम शासन करनी चाहिए और राज्य को यह एक आवश्यक बुराई मानता है। और मुक्त व्यापार का ये क्या करता है, समर्थन करता है, पूंजीवाद का भी ये समर्थन करता है, इसीलिए इसको और इसके साथ साथ में राज्य को आवश्यक बुराई मानने की वजह से इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, नकारात्मक, इसीलिए परंपरागत उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परंपरागत उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही। तो देखिए परंपरागत उदारवाद की जो विशेषताएं हैं वो मुख्यतः जो प्रमुख जो विद्वान हैं उन्होंने 4 प्रकार से रखी है। पहला है दार्शनिक आधार पर, दूसरा है राजनीतिक आधार पर, तीसरा है सामाजिक आधार पर और चौथा है आर्थिक आधार पर। तो हम इन चारों आधारों पर परंपरागत उदारवाद की विशेषताओं का हम क्या करते हैं, यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दार्शनिक आधार पर।
कि दार्शनिक आधार पर परंपरागत उदारवाद की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो यहाँ पे सबसे पहले है व्यक्तिवाद पर बल। यानी आपको पहले भी मैंने भी बताया कि जो परंपरागत उदारवाद है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या करता है, बल देता है। याद रखा कि ये व्यक्तिवाद पर बल देता है, मुख्य रूप से ये समाज पर बल नहीं देता। ये मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ किस पर बल दिया जाता है, इसमें व्यक्तिवाद पर बल दिया जाता है। व्यक्ति विशेष के अधिकारों का ये क्या करता है, समर्थन करता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या मिले, अधिकार मिले, उसको अधिक से अधिक जो पावर है वो उनको प्रदान किए जाए। फिर मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करता है। मनुष्य की जो भी प्राकृतिक अधिकार है, मनुष्य की जो प्राकृतिक अधिकार दिए गए वो कौन कौन से, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य के 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार है, और ये 3 जो प्रमुख प्राकृतिक अधिकार है उनको हम क्या बोलते हैं, LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइफ का मतलब होता है जीवन जीने का, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता का, पी का मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति का। तो ये जो प्राकृतिक अधिकार है, इन प्राकृतिक अधिकारों में क्या करता है, ये विश्वास करता है। इसके साथ साथ में देखते हैं मनुष्य की विवेकशील व अच्छाई में ये विश्वास करता है। ये मुख्य रूप से किसमें विश्वास करता है, मनुष्य की विवेकशीलता पर विश्वास करता है। अर्थात राज्यों को सीमित शासन करने की बात कहता है, और व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा में भी ये क्या करता है, विश्वास करता है। व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या मिले, अधिकार मिले। तो ये दार्शनिक आधार पर जो उदारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं राजनीतिक आधार पर उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं। तो राजनीतिक आधार पर क्या है, देखिए, राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु समझौते से हुई है। यानी राज्य की उत्पत्ति है वो किसके द्वारा हुई है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु। यानी राज्य की जो उत्पत्ति, परंपरागत कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति की गई है, राज्य का जो निर्माण हुआ है वो किसके लिए हुआ है, कि ये व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया। अब हमने आप पढ़ा था कि लोगों के प्रमुख राइट्स ऑन गवर्नमेंट नामक जो पुस्तक है उसमें एक सामाजिक समझौते का उल्लेख किया गया था। होब्स की जो लेवियाथन जो नामक पुस्तक है उसमें सामाजिक समझौते का उल्लेख किया गया था। इसी प्रकार से रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है जिसका उल्लेख उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी उनका उल्लेख किया गया। और वहां पर भी यही था कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई। तो जो लोग ने राज्य की उत्पत्ति के लिए बताया कि सभी लोग अपने अधिकार, अपने जो पावर होते हैं वो सभी एक व्यक्ति को सौंपते हैं, और वो व्यक्ति है वो किसकी रक्षा करेगा, जो जितने भी जो लोग हैं उन सभी लोगों की क्या करेगा, वो रक्षा करेगा। तो कहने का तात्पर्य जो राज्य की उत्पत्ति की गई है वो राज्य की उत्पत्ति किसके लिए की गई है, व्यक्ति के प्रमुख अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो राज्य की उत्पत्ति अर्थात किसके आधार पर हुई, एक समझौते के आधार पर हुई है, जो हमने 11वीं क्लास में इनके बारे में अध्ययन किया था। फिर व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार है। यानी व्यक्ति को किसका, राज्य का विरोध करने का पूरा क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। क्यों, क्योंकि परंपरागत उदारवाद राज्यों को क्या मानता है, एक कम की राज्य कम से कम शासन करे और अधिक से अधिक जो अधिकार है वो किनको मिले, लोगों को मिले। अर्थात वो व्यक्ति विशेष पर क्या करता है, ये बल देता है, जबकि सामाजिक संपूर्ण समाज के ऊपर वो बल नहीं देता। फिर कानून का आधार भी क्या है, विवेक है। यानी जो भी कानून बनाए जाएंगे वो संपूर्ण कानून है वो किसके द्वारा बनाए जाए, किसके द्वारा बनाए जाए कानून, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए, एक राजा के द्वारा ही कानून बनाए जाने चाहिए। ठीक है, जबकि आधुनिक उदारवाद है वो ये कहता है कि एक राजा है वो कानून नहीं बना सकता, क्योंकि कानून है वो संपूर्ण प्रजा के द्वारा बनाया जाना चाहिए, और संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए ही क्या किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो ये आधुनिक उदारवाद है। आगे हम इसकी कुछ आलोचनाओं में भी इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर राज्य सरकार आवश्यक बुराई है। अर्थात राज्य सरकार को क्या मानते हैं, आवश्यक बुराई मानता है, क्योंकि राज्य को सीमित कार्य करने चाहिए, और सीमित सरकारी क्या है, सर्वोत्तम है। और ये मानते हैं कि सीमित सरकारी सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि अगर सीमित सरकार नहीं होगी तो इससे लोगों के बीच पर तानाशाही उत्पन्न हो जाएगी, और लोगों का जो अधिकार है वो लोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सीमित सरकारी सर्वोत्तम सरकार होती है। तो यह है राजनीतिक आधार पर उदारवाद की प्रमुख
विशेषता। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सामाजिक आधार पर परंपरागतवाद की विशेषता। तो इसमें देखते हैं कि जो सामाजिक आधार पर जो राज्य है उसको क्या माना गया कि समाज एक कृत्रिम संस्था है। समाज को क्या माना गया? एक कृत्रिम संस्था, क्योंकि जो समाज का निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया गया? व्यक्तियों के द्वारा। तो व्यक्तियों को सबसे अधिक क्या दिए जाने चाहिए? अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि इसका जो निर्माण है, क्योंकि इसका निर्माण वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मनुष्य के द्वारा। क्योंकि इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा। इसलिए समाज को क्या माना गया? एक कृत्रिम संस्था मानी गई, क्योंकि समाज कोई एक संस्था नहीं है, समाज को बनाया गया है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। इसलिए इसका निर्माण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मनुष्य के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये सामाजिक आधार पर इसकी प्रमुख विशेषता रही है। एक विशेषता और देख लेते हैं, व्यक्ति के हित में ही समाज का क्या होता है? हित होता है। अगर किसी व्यक्ति का हित है तो वो किसका हित है? संपूर्ण व्यक्तियों का हित है, संपूर्ण समाज का हित है। तभी व्यक्तियों का, अगर एक व्यक्ति का हित होगा तो समाज का हित क्या होगा? स्वतः ही संभव हो पाएगा। तो यह है सामाजिक आधार पर परंपरागत की प्रमुख विशेषता। आगे हम देखते हैं आर्थिक आधार पर। तो आर्थिक आधार पर हम बात करें तो आर्थिक आधार की बात है कि जैसे मुक्त व्यापार का समर्थन करता है, यानी परंपरागत कारोबार को किसका समर्थन करता है? मुक्त व्यापार का। कि व्यापार कैसा होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए, किसी प्रकार का लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कोई अंकुश नहीं होने चाहिए। अगर लोगों के ऊपर अंकुश होगा, क्योंकि राज्य को सीमित कार्य करते हैं, राज्य को जितना कहा गया उतना ही कार्य करें, क्योंकि अगर राज्य को अधिक से अधिक अधिकार दे दी जाएगी तो राज्य क्या करेगा? व्यक्तियों के ऊपर क्या करेगा? अंकुश लगाएगा, और व्यक्तियों के ऊपर अंकुश लगाएगा तो व्यक्ति मुक्त रूप से व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसलिए परंपरागत ये कहते हैं कि राज्य को सीमित कार्य करते हैं, राज्य की जो कार्य है उनपे अधिक से अधिक क्या लगाया जाना चाहिए? राज्य के अधिकांश कार्यों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, और लोगों को अधिक से अधिक अधिकार लोगों को मुक्त रूप से उनको दिए जाने चाहिए, जिससे कि लोग क्या कर सके? मुक्त व्यापार कर सकें। फिर पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। अभी मैंने बताया कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? परंपरागत उदारवाद। जबकि आधुनिक उदारवाद है वो पूंजीवाद और साम्यवाद का क्या करता है? ये विरोध करता है। तो आज हम आधुनिक उदारवाद क्या इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर निजी संपत्ति के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है ये, और परंपरागत उदारवाद की निजी संपत्ति के अधिकार के लोगों को निजी अधिकार मिलते, निजी जो प्राकृतिक अधिकार है, निजी प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार है वो किन्हें दिए जाने चाहिए? संपूर्ण व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए। तो ये परंपरागत उदारवाद की प्रमुख विशेषता रही है। और ये कितने आधारों पर रही है? हमने 4 प्रमुख आधार पढ़े। पहले दार्शनिक आधार पर देखा, फिर राजनीतिक आधार पर, फिर सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर। तो ये परंपरागत उदारवाद की प्रमुख विशेषता रही है। अब परंपरागत उदारवाद की कुछ आलोचनाएं भी की गई है यहाँ पर कुछ आलोचकों के द्वारा। तो यहाँ पर हम उनकी आलोचना भी देख लेते हैं। जो परंपरागत उदारवाद की आलोचना है, जिसके अंतर्गत देखिए पहला कि परंपरागत उदारवाद अत्यधिक स्वतंत्रता या खुलेपन पर क्या करता है? जोर देता है। यह स्वाभाविक है कि परंपरागत उदारवाद किस पर बल देता है? मुक्त व्यापार पर बल देता है, बाजार अर्थव्यवस्था पर ये क्या करता है? अधिक से अधिक बल देता है। ओपन इकोनॉमी पर सबसे अधिक ये बल देता है। अर्थात अत्यधिक स्वतंत्रता अर्थात खुलेपन पर जोर देता है, जो क्या है कि ये नैतिकता और सामाजिक हित के क्या है? विरुद्ध है। जिसे आलोचक क्या कहा? आलोचकों ने कहा कि परंपरागत जो अत्यधिक स्वतंत्रता तो खुलेपन पर अधिक के जोर देने की वजह से ही ये किसका विरुद्ध माना गया? इसको नैतिकता और सामाजिक हित के विरुद्ध माना गया है इसे। तो यह आलोचकों का मानना है। सीमित राज्य की कल्पना से राज्य जन कल्याण का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यानी राज्य को अगर सीमित कार्य सौंपे जाएंगे तो राज्य को जब सीमित कार्य सौंपे जाएंगे तो राज्य जन कल्याण से संबंधित जो भी कोई भी कार्य होंगे वो कार्य नहीं कर पाएगा, लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाएगा। और राज्य लोक कल्याणकारी कार्य कब कर पाएगा? जब राज्य को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो ये भी किनका मानना है? प्रमुख आलोचकों का मानना है। आगे है, ये केवल पूंजीपति वर्ग के हितों पर बल देता है। यानी परंपरागत उदारवाद है वो केवल और केवल किस पर बल देता है? पूंजीपति वर्ग के हितों पर बल देता है। ये गरीब लोगों तथा जन कल्याण से संबंधित जो भी
अधिकार है उनके ऊपर ये बल नहीं देता। गरीब लोगों का यहाँ पर अधिक से अधिक क्या होता है, यहाँ पे शोषण होता है। इसमें सिर्फ पूंजीपति लोग होते हैं, वो हमेशा क्या बन जाते हैं, पूंजीपति बने रहते हैं। पूंजीपति लोगों के पास पूंजी आती है और वो अपनी पूंजी से क्या कर सकते हैं, अपने आधुनिकतम विकास कर सकते हैं। तो ये किनका मानना है, परंपरागत उदारवाद का। तो इनकी आलोचना में क्या कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर बल देता है, पूंजीपति वर्ग के हितों पर ही क्या करता है, अत्यधिक बल देता है। फिर मुक्त व्यापार का समर्थन अर्थव्यवस्था को बाजार बना देगा, यानी अगर लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में क्या दिया जाएगा, मुक्त व्यापार अर्थात अधिकार दिए जाएंगे, व्यक्तियों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएंगे, तो इससे की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है वो क्या बन जाएगी, बाजारू अर्थव्यवस्था होगी। अतः इस बाजार में जो लोग हैं वो अपनी मनमर्जी से क्या करेंगे, अपने भाव रखेंगे और अपनी मनमर्जी से वस्तुओं को बेचेंगे, क्योंकि राज्य का उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अगर व्यक्ति आज तो आधुनिक काल में क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसकी जैसे किसी वस्तु की जो मूल्य जो फिक्स कर दिया गया है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे उसका मूल्य उतना ही मिलेगा, क्योंकि अगर उसका मूल्य बढ़ाया जाता है तो राज्य उस पर क्या करेगा, कानूनी कार्यवाही करेगा। तो ये जो अधिकार लोगों को पहले नहीं था, इसलिए इसमें कहा गया कि मुक्त व्यापार का समर्थन क्या कर देता है, ये अर्थव्यवस्था को बाजारू बना देता है। और इस अर्थव्यवस्था जब बाजारू बनेगी तो इससे पूंजीपति वर्गों को क्या होगा, अधिक फायदा होगा, जबकि गरीब लोगों का यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में शोषण होगा, जिससे लोग अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में क्या है, लग जाएंगे। अब इसमें क्योंकि लोग अपने भाव रखेंगे अपनी वस्तु के और उसमें अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में लग जाएगी और इससे गरीब लोगों का अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगा, शोषण होगा। तो यह है हमारी परंपरागत उदारवाद के प्रमुख आलोचना। तो आज हमने इस वीडियो में उदारवाद के जो प्रकार थे जिसमें हमने परंपरागत उदारवाद है उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम अगले वीडियो में आधुनिक उदारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वो क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तथा लोग और जो उदारवाद है उनका जो प्रमुख दर्शन क्या है उनके बारे में अध्ययन करेंगे।